दोस्तों, आज हम उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से ग्रो किए और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि अभी भी यही तेजी वो बरकरार रखेंगे। तो पहला कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 12% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट 2 years, पर पिछले 2 साल में इसका इट हैज इंक्रीज टू 17%, विच इज वेरी गुड। उसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव ऑफ केपेक्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो हैज आल्सो बीन पॉजिटिव, अगेन साइंस ऑफ अ गुड कंपनी। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी। इनफैक्ट पिछले 5 साल में ये अपना डेट रिड्यूस करती गई है एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट डेट फ्री। इसके अलावा अगर रिसीवेबल डेज का बात करें सो दैट इज अराउंड 2 months। आरओई यानी रिटर्न इक्विटी हैज बीन अराउंड 16% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट 2 years और आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन अराउंड 21%. Again, fantastic figures. This company makes polymer pipes and fittings in India and it is used in plumbing, irrigation and soil and also waste and rainwater management. कंपनी के पास 30 साल का एक्सपीरियंस है इन द पॉलीमर पाइप सेगमेंट और आज के दिन पाइपिंग इंडस्ट्री में ये टॉप 5 कंपनीज में आता है। कंपनी का 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है एंड द टोटल कंबाइंड कैपेसिटी कम्स टू 2,60,000 टन्स पर एनम और अनदर 50,000 tons per annum का इंक्रीमेंट हो जाएगा once the Telangana plant is commissioned. It has 7,200 stock keeping units and more than 1,000 plus channel partners. अब देखिए, इंडिपेंडेंस के पहले मोस्ट ऑफ द पाइप जो यूज होता था वो मेटल पाइप्स थे और उसमें भी कॉपर पाइप्स जो थे वो यूज होते थे फॉर हाई एंड रेसिडेंशियल यूनिट्स एंड होटल्स और गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स यूज होता था जनरल मासेस के लिए। प्लास्टिक पाइप का चलन 1960 के बाद से हुआ और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था, एक तो ये लाइट वेट था, ऊपर से स्मूथ सरफेस जिस कारण से जो वाटर का फ्लो है वो आसानी से और तेजी से होता था देन द मेटालिक पाइप्स। और 1980s में ड्यू टू द वर्ल्ड बैंक फंडेड वाटर स्कीम्स जबरदस्त ग्रोथ हुआ इन द पॉलीमर पाइप्स इंडस्ट्री अक्रॉस इंडिया। वन ऑफ द मेजर रीजंस कि इतना जबरदस्त ग्रोथ आया इन द प्लास्टिक पाइप्स मार्केट वाज इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर यानी इरिगेशन एंड कंस्ट्रक्शन में वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। फिर इसके अलावा इट ऑल्सो स्टार्टेड बीइंग यूज्ड फॉर स्विच एंड ड्रेनेज सॉल्यूशंस, वाटर मेन्स एंड इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस्ड फायर स्प्रिंकलर सिस्टम्स एज वेल। अब देखिए, जितने भी प्लास्टिक पाइप्स है वो 4 तरह का पॉलीमर से बनता है। अब पहला हो गया अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड जो एक्चुअली 65% ऑफ द इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा फिर आता है आपका क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स 15% ऑफ द इंडस्ट्री। फिर आता है हाई डेंसिटी पॉलीथिनाइल जो 15% को रिप्रेजेंट करता है और फाइनली पॉलीप्रोपाइलिन जो बेसिकली 4% ऑफ इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। और कहीं कहीं कंपोजिट पाइप्स भी होता है विच इज बेसिकली अ मिक्स ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल लेयर्स। अब देखिए, इंडियन प्लास्टिक पाइप्स एंड फिटिंग इंडस्ट्री अराउंड 10 to 12% का कागर में ग्रोथ किया है बिटवीन 2013 to 2018 और इंडस्ट्री का मानना है कि फिलहाल 42,000 crores का मार्केट है एंड विच माइट ग्रो टू 55,000 crores इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। और ये ग्रोथ क्यों बरकरार रहेगा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है द राइजिंग डिमांड फॉर पीवीसी पाइप्स एंड दैट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, electrical and other end use industries which will actually propel the PVC pipe industry in a big way. देखिए, अपना इंडिया पिछला 15-20 साल में काफी डेवलप हुआ है पर still 75% of the households still does not have access to drinking water and 85% of the households do not have access to piped water. और गवर्नमेंट का फिलहाल कहना है कि 40% of the population को ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगा बाय 2030। फिर गवर्नमेंट के कई सारे स्कीम्स जैसे जल जीवन मिशन, नल से जल स्कीम, अमृत स्कीम, दीज ऑल स्कीम्स विल मेक श्योर कि हर हाउसहोल्ड के पास पाइप्ड वाटर हो, देन अश्योर टैप वाटर सप्लाई हो और इसके अलावा दे ऑल्सो हैव सीवरेज कनेक्शन एज वेल। अब देखिए, कुछ साल पहले ये जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को काफी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन था फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स कि वो लोग सस्ते में बेच पाते थे, पर फिर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स ने क्या किया, दे एक्चुअली स्टार्टेड इंक्रीजिंग द फिटिंग्स कैपेसिटी दैट रिक्वायर्ड मोर प्रिसिशन और उसको अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स कंपीट नहीं कर पाए क्योंकि वो इतना प्रिसिशन ला नहीं पाते थे अपने फिटिंग्स में और इस कारण से काफी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स मार्केट से धीरे धीरे गायब हो गए और अब क्या काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया बिटवीन द ऑर्गेनाइज प्लेयर्स and they now command almost 65% of the pipes industry.
अब वैसे देखा जाए तो कंपनी 4 सेगमेंट में है, मेनली सीपीवीसी, यूपीवीसी, पीपीआर और एचडीपी सेगमेंट। पर इसका जो सीपीवीसी सेगमेंट है वो हाई मार्जिन सेगमेंट है और उसके ऊपर कंपनी ज़्यादा एम्फोसाइज कर रही है। और कंपनी का मानना है कि सीपीवीसी सेगमेंट में सिंस इसका लुब्रिजॉल के साथ टाई अप है तो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ होगा, क्योंकि लुब्रिजॉल इज द इन्वेंटर एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सीपीवीसी रेजिन्स वर्ल्ड वाइड। अब लुब्रिजॉल के साथ टाई अप होने के कारण द कंपनी विल गेट immense opportunity for cross-selling and increased project business as Lubrizol is the first choice among top builders। अब यहाँ के वो Lubrizol का FlowGuard ब्रांड ऑफ पाइप्स और फिटिंग्स बेचेगी इंडिया में, पर उसके लिए उसको रेजिन्स चाहिए होगा जो अगेन Lubrizol बनाती है, और रेजिन्स आपको बाहर से सोर्स करती है तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो अब वो भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ग्रासिम के साथ Lubrizol टाइप किए, जिससे द ग्रासिम विल बी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग रेजिन्स इन इंडिया विद द टाइप विद Lubrizol। वैसे कंपनी का केवल 5% मार्केट शेयर है पीवीसी पाइप्स में, पर सीपीवीसी सेगमेंट में इट वाज द फर्स्ट कंपनी टू इंक्रीज द प्राइस। अब देखिए पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी को अच्छा खासा गेन हुआ है, स्पेशली फ्रॉम इन्वेंट्री, क्योंकि देखिए प्राइसेस बढ़े रॉ मटेरियल्स के, तो इसके कारण इसके फिनिश प्रोडक्ट्स के भी प्राइसेस बढ़े, जिससे इसको इन्वेंट्री गेन्स मिले। उस इन्वेंट्री गेन्स का ये इस तरह से फायदा उठा रही है कि जो एडवर्टाइजिंग स्पेंड था उसका जो बजट था उसमें काफी इंक्रीमेंट लिया है, उसको काफी बढ़ा दिए। जैसे पहले इसका जो एडवर्टाइजिंग बजट था वो अराउंड 2.5% ऑफ द सेल्स था, और उसको अब कर दिए अराउंड 4 to 4.5% ऑफ द सेल्स, ऑलमोस्ट डबल कर दिए, क्योंकि अभी मौका मिल रहा है, अच्छा खासा गेन मिल रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करिए बाय बिल्डिंग इट्स ब्रांड इन द कंट्री। देखिए कंपनी पहले तो जस्ट लाइक अ फैमिली रन बिजनेस था विद स्पॉटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिकॉर्ड, पर फिलहाल कुछ साल में ये काफी अपने को स्केल अप किए एंड टू स्केल इट हायर्ड प्रोफेशनल मैनेजर्स अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा इट एक्सपैंडेड इट्स स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अक्रॉस अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। और मैनेजमेंट ने क्लियरली इंडिकेट किए दैट विल कंसंट्रेट ऑन रिटेल नेटवर्क उड़ान which will run loyalty programs for plumbers and retailers. The company is also working on data-driven technical backend to improve accuracy of plumber level data. अब देखिए B2B सेगमेंट यानी बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में अभी भी कंपनी को लगता है कि वो काफी काम कर सकती है, एंड देयर इज ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंपनी टू रियली स्केल अप इन दिस B2B सेगमेंट। अब देखिए कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन वेस्टर्न इंडिया विद 3 प्लांट्स लोकेटेड इन द रीजन, और देखिए नॉर्थ इंडिया में भी इसका फर्स्ट मूव एडवांटेज है ड्यू टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हरिद्वार प्लांट। पर साउथ इंडिया में इसका खास प्रेजेंस नहीं है, इस कारण से तेलंगाना प्लांट वहां एस्टैब्लिश की है, और उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इनफैक्ट कुछ ही समय में वो भी फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो दोस्तों कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो है अगेन द वोलेटिलिटी इन द प्राइसेस ऑफ द रॉ मटेरियल्स, और रॉ मटेरियल्स का क्रूड ऑयल से डिराइव होता है, और उसमें अगर दाम काफी बढ़ जाता है तो कंपनी क्या पास ऑन कर पाएगी द प्राइस इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल्स, वो देखना पड़ेगा अपने को फ्यूचर में। कि पैंडेमिक का असर तो बनाए रखेगा अभी फिलहाल और कुछ समय तक, इसलिए आज के दिन भी इसका कोई भी फैक्ट्री फुल 100% यूटिलाइजेशन लेवल में नहीं चल पा रहा है। फिर बोलते हैं अपना आईपीओ में कंपनी ने कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं किया था स्पेशली द लिटिगेशंस, क्लेम्स एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द promoters। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मोंटाना डेवलपर्स in the red herring prospectus, the company failed to disclose the FIR filed against its promoter to the amount of 4.28 crores claimed by Raiden in one of its suits। पर मोंटाना डेवलपर से कंप्लेन मिलने के बाद कंपनी ने अपने फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट में पूरा डिस्क्लोजर दे दिया था ऑफ द लिटिगेशंस। तो दोस्तों आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज है 15,000 का, यानी 15,000, और अगर आप चाहो तो 10,000 का भी एनुअल सब्सक्रिप्शन पैकेज ले सकते हैं, जहां मैं आपके साथ 15 स्टॉक्स के नेम शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगला कंपनी की तरफ चलते हैं और इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 18% इन द लास्ट 3 इयर्स। देखिए 3 साल पहले एक्चुअली डीमर्ज हुआ था फ्रॉम अनदर कंपनी, इससे 3 इयर्स का अपने पास फाइनेंशियल्स है, और वहीं इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसके एफसीएफ्स हैज आल्सो बीन पॉजिटिव। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट इज 0.6, और इसका डिस्क्लोज डेज इज लेस देन अ मंथ, अराउंड 25 to 28 days। Return on equity has been around 7% in the last 3 years on an average, और ROCE यानी Return on Capital Employed has been around 8%। अब वैसे देखा जाए
तो इसका बहुत आरओई और आरओसी फिगर्स कोई खास है नहीं, पर सामने अच्छा खासा ग्रोथ नजर आ रहा है because it is a market leader in its product right now in the market. The company makes plain and pre-laminated MDFs यानी medium density fiber boards. इसके अलावा company also produces plywood, doors and veneers as well as laminated floors and veneered floors to service both domestic and international customers. And actually it is the largest MDF and allied products manufacturing in the country, commanding around 27% of the market share. और इस कंपनी में ग्रोथ इसलिए नजर आ रहा है because of the key factors that will drive the market would be the government infrastructure spending and also the rising demand for luxury and premium furniture from certain consumer sections of the society. हाँ, वो बात सही है कि आज के दिन भी जो फर्नीचर मार्केट है दैट इज बेसिकली डोमिनेटेड बाय द अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, क्योंकि वो लोग चीप प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर पाते हैं। पर क्या है, ये जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है वो धीरे धीरे इनरोड्स बना रही है इनटू द अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट। अब देखिए कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैन इंडिया मार्केटिंग नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है विद 15 ब्रांचेस, देन 1400 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड stockists and 7,000 retailers across the country. अब देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज पर्टिनेंट फॉर बोथ MDF एंड प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स। और प्लाईवुड मैन्युफैक्चर करने के लिए जो की रॉ मटेरियल यूज होता है वो हो गया आपका फेस विनियर, बेसिकली आउटर एंड ब्लैक लेयर ऑफ प्लाईवुड विच कंप्राइजेज ऑलमोस्ट 12 to 15% ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद आता है कोर टिम्बर, अगेन इट कंप्राइजेज ऑफ 65 to 70% ऑफ रॉ मटेरियल। एंड तीसरा नंबर में आता है केमिकल्स विच अगेन इज अराउंड 20 to 25% ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट। और जहां तक MDF का मामला है वहां अराउंड टिम्बर कंप्राइजेज अराउंड 65% ऑफ द टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट और बाकी 35% इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड बाय द केमिकल्स। अब क्या कंपनी के जितने भी प्लांट्स है दोस ऑल आर वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, और वो सब रॉ मटेरियल के साइट्स के पास ही लोकेटेड है, बेसिकली इन उत्तराखंड एंड आंध्र प्रदेश एंड ऑल्सो एडजेसेंट टू अ पोर्ट which is Krishnapatnam, making the plant preferable for the export market as well. अब देखिए जुलाई 2016 में गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज किया था ऑन प्लेन MDF एंड ओनली दोज MDF विच वे 6 मिलीमीटर थिकनेस से ऊपर। अब पर उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनको खास फायदा नहीं हुआ इन स्पाइट ऑफ द एंटी डंपिंग ड्यूटी। एक तो प्रॉब्लम ये था कि केवल सिलेक्ट प्लेयर्स के लिए था, ओनली फ्रॉम वियतनाम एंड इंडोनेशिया। और देखिए 5 साल के लिए था, तो 5 साल तो ओवर होने को आ रहा है इन जुलाई 2021। और जितने भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है उनका डिस्कशन चल रहा है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्पोज CVD यानी काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन प्लेन MDFs फॉर ऑल थिकनेस एंड नॉट स्पेसिफिक टू एनी एक्सपोर्टर्स इन दीज कंट्रीज। और यहाँ एक और पॉइंट है, जो ADD भी इम्पोज किया गया था यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन कंट्रीज लाइक चाइना, PR, मलेशिया, थाईलैंड एंड श्रीलंका, वो भी एक्सपायर हो गया है इन जनवरी 2021। तो यहाँ भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स बात कर रही है गवर्नमेंट से टू एक्सटेंड द ADD फर्दर बाय अनदर 5 years। अब देखिए कंपनी का कहना है कि जो प्राइस इंक्रीज हुआ तो रॉ मटेरियल्स में वो लोग पास ऑन कर दिया अपना कस्टमर्स को, पर क्या कंपनी बोल रही है कि उन लोग का प्लान है कि और फर्दर इंक्रीज करने का ऑफ दिस फिनिश गुड प्राइसेस टू इट्स कस्टमर्स। अब वो अभी नहीं कर पाएगी जब तक जो ADD है वो लेवी नहीं होगा, क्योंकि अगर ADD लेवी नहीं होता है तो इम्पोर्ट साइन कंट्री से फिलहाल कुछ आ भी रहे हैं, क्योंकि कुछ तो एक्सपायर हो गया, एक तो जनवरी 2021 में एक्सपायर हो गया, तो कुछ इम्पोर्ट्स ऑलरेडी आना शुरू हो गए। इस कारण से उन लोग भी वेट एंड वॉच करे कि गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। अच्छा, सिर्फ गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, नॉट ओनली ऑन लिविंग ADD बट ऑल्सो किस हिसाब से लेती है, उसके बाद काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी कितना हद तक लगाती है, वो सब भी कंपनी सब वॉच कर रही है और उस हिसाब से वो लोग और इंक्रीज करेंगे अपना फिनिश प्रोडक्ट्स के प्राइसेस डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट्स डिसीजंस। तो यहाँ बेसिकली आपको ट्रैक करना है कि गवर्नमेंट वेदर ये ADD और काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाती है कि नहीं। अगर लगाती है तो कंपनीज को फायदा होगा। इनफैक्ट ऑल द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो भी प्लाईवुड और MDF सेगमेंट में है। एक और चीज बता दूं कि कंपनी चाहती है कि अपना विनियर्ड MDF और फ्लोरिंग MDF को ज्यादा पुश करे, क्योंकि उसमें अच्छी मार्जिन है। अब देखिए जैसे विनियर्ड MDF है वो 40% प्रीमियम में बिकती है देन द प्लेन MDF, और वहीं जो इसका फ्लोरिंग का जो MDF है दैट एक्चुअली एज अ प्रीमियम ऑफ 300% देन ऑन द प्लेन MDF। तो दोस्तों कंपनी का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड and was demerged from Greenply Industries in 2018 and the shares of Greenply Industries was listed in the stock exchange in 2019. रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क है इसका रॉ मटेरियल्स का, द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द वोलेटिलिटी इन द
प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये मेनली रिस्क है। देखिए बहुत सिंपल इंडस्ट्री है, सिंपल स्ट्रक्चर्ड है, तो बेसिकली इसमें आपको कोई खास जानने का जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको खास ट्रैक करने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।